जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, टैक्स ऑडिट इन इनकम टैक्स अभी जो साल ख़त्म हुआ है दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 22-23 जिसे कि बोलते हैं, और इसका जो असेसमेंट ईयर होता है दोस्तों वो होता है 23-24। आपको पता होगा, अगर आप सेल कर रहे हैं और आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा चली जाती है, अगर आप सर्विस दे रहे हैं और आपकी रिसीट 50 लाख से ज़्यादा चली जाती है, तो आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवानी मैंडेटरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं, किसी फर्म के अकाउंटिंग करते हैं, या आप खुद अपनी फ़र्म की अकाउंटिंग खुद करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चेकलिस्ट बोल सकते हैं, टू डू लिस्ट बोल सकते हैं, कि जिन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि जब आप सीए साहब के पास जाएं तो ना तो उन्हें प्रॉब्लम आए ज़्यादा, ना ही आपको प्रॉब्लम आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टैक्स ऑडिट के अंदर आपका फॉर्म 3CD जाता है। यहाँ पर 44 पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट वाइज डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो वो हम भी आने वाली वीडियोज़ में कर लेंगे। अगर आप बताएंगे, अगर आप थोड़ा सा हमें कमेंट करके बताएंगे कि हमें ये पॉइंट्स की डिस्कशन चाहिए, तो 3CD के साथ में फॉर्म 3CA या 3CB, इन दोनों में से एक फॉर्म साथ में जाता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया 30 सितंबर 2023 से पहले आपको अपनी ऑडिट करवा लेनी है। और इस ऑडिट की ITR दोस्तों 31 अक्टूबर 2023 तक आप करवा सकते हैं। 1 महीना गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा देना स्टार्ट कर दिया है। तो 30 सितंबर से पहले ऑडिट और 31 अक्टूबर से पहले आपको ITR करवा लेनी है, नहीं तो हैवी लेट फीस इंटरेस्ट पेनल्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो क्या होता है, वहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस वगैरह करनी पड़ती है आपको। आपके पास में कुछ फिक्स असेस्ट पड़ा था, कुछ आपकी इन्वेस्टमेंट थी, कुछ आपके बैंक के डिटेल्स वगैरह, अकाउंट वगैरह थे, तो उन सभी को आप फिक्स असेस्ट या करंट असेस्ट जो भी है वहाँ पे आप ले सकते हैं। और उतने ही इक्वल पे आप अपनी कैपिटल को भी ले सकते हैं, मतलब इतने रुपए की पूंजी आपकी पहले से बनी हुई थी। तो ये चीज़ आपको क्लियर कर लेनी है। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, अगर आप GST के अंदर रजिस्टर्ड हैं, बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है तो आप GST में रजिस्टर्ड हो गए। लेकिन कई ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों, अगर आप वाइन का काम करते हैं, अगर आप डेयरी का काम करते हैं, कुछ कैटल फीड्स हैं, ऐसी चीज़ें जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, तो GST की जरूरत कई बार नहीं भी होती है। लेकिन आप मान के चलो 99% केस में आपके पास GST नंबर होगा, तो GST के अंदर जो आपने सेल दिखाई थी, GST में जो परचेज़ दिखाई थी, वही सेल और परचेज़ आपको ऑडिट में दिखानी है। तो आपको इनपुट जो आपने लिया था दोस्तों GST का, आपने जो GST भरी थी, वो सारी की सारी GST रिटर्न के हिसाब से आपको रिकनसाइल कर लेनी है। वो कहाँ से करेंगे दोस्तों, GST का यूजर ID पासवर्ड आपके पास होगा, वहाँ से आप 3B 2A 2B GSTR 1 GSTR 9 GSTR 9C जो रिटर्न आपने भरी थी, उन सभी के अंदर जो डेटा गया है, उन सभी डेटा को आपको दोस्तों ऑडिट के अंदर बिल्कुल सही डिटो एग्जैक्ट मैच करवाना है, ताकि इन फ्यूचर में इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट दोनों को आपस में डेटा मिसमैच की कोई हमें दिक्कत ना आए। अब हम दोस्तों बात करते हैं बैंक अकाउंट की। आपको पता होगा डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो लगभग सारे के सारे ट्रांजैक्शन हैं ऑनलाइन होते हैं, UPI होते हैं। आप कोई 10 रुपये का किसी को चीज़ देते हैं दोस्तों, वो भी आपको UPI करने की कोशिश करता है। तो बैंक के अंदर जितना भी पैसा आया है, वो सेल या सर्विस या लोन जो भी है आपका दिखा दिया गया है। जितने भी खाते हैं सारे के सारे दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं अपने सेविंग अकाउंट को अपनी ऑडिट वगैरह में नहीं दिखाते हैं, इंक्लूड नहीं करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है जितने, क्योंकि सेविंग अकाउंट के अंदर भी तो दोस्तों आप कई बार सेल्स ले लेते हैं, सर्विस ले लेते हैं, रिसीट ले लेते हैं, या लोन ले लेते हैं। तो हम ये रिकमेंड करेंगे, सारे के सारे अकाउंट आप इसमें मेंटेन करिए। रिकन्सिलेशन करना है, अगर आपने किसी को 31 मार्च 2023 को कोई बिल चेक काट के दिया था और वो चेक उस व्यक्ति ने इशू नहीं करवाया, तो आपने तो वो एंट्री कर ली होगी कि मैंने 1 लाख रुपए का चेक दे दिया, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 1 लाख से ज़्यादा पैसा पड़ा होगा, तो आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट BRS जो है वो भी बनवा लें, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो। इसके साथ में दोस्तों बात करते हैं कैश पेमेंट। आपको पता होगा, ऑडिट हो या कहीं पर भी हो, गवर्नमेंट कैश के बहुत ही खिलाफ चलती है। गवर्नमेंट कहती है कि कैश में ट्रांजैक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, कैश के अंदर एक लिमिट है 10,000 रुपये की पर ट्रांजैक्शन पर पर्सन, और पर ट्रांजैक्शन पर पर्सन और पर डे की। तो 10,000 रुपये से ज़्यादा आप किसी को भी पेमेंट नहीं करेंगे दोस्तों। बहुत सारी इसके अंदर 6D है, उसके अंदर आपको कुछ एक्सेप्शंस दी गई है, लेकिन फिर भी नॉर्मली आपको किसी से कोई माल खरीदना है दोस्तों, कुछ परचेज करना है, कोई पेमेंट करनी है, आपने कोई भी खर्चा बुक करना है, तो इन सभी मामले में आप 10,000 रुपये से ज़्यादा की कैश किसी को नहीं देंगे। और अगर आप ट्रांसपोर्ट से माल मंगवाते हैं तो 10,000 की जगह 35,000 रुपये तक आप उसको कैश दे सकते हैं। कैश बुक आपको मेंटेन करनी है दोस्तों, कैश बुक मेंटेन करनी है डे वाइज आपके, और पूरे के पूरे
ईयर के अंदर दोस्तों आपका बैलेंस पॉजिटिव होना चाहिए, रनिंग बैलेंस। बहुत सारे केस में हमने देखा है 1 तारीख को आपके पास में, जैसे मान लो 1/4/2022 को आपके पास में 1 लाख रुपए का कैश पड़ा था, और 2/4 को आपने क्या किया, सारे के सारे दिन में मिला करके 1,20,000 रुपये की पेमेंट कर दी, तो माइनस के अंदर 20,000 रुपये का कैश आ गया आपका दोस्तों। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जितना कैश होगा उससे ज़्यादा की पेमेंट आप कैसे कर सकते हो। तो मेक श्योर आपको अपने जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे कमांड लगा करके या वहाँ से देख लेना है कि आपका जो पॉजिटिव बैलेंस होना चाहिए पूरे साल के अंदर, और 10,000 रुपये से ऊपर आपको किसी को भी कैश के अंदर पेमेंट नहीं करनी है। अब हम बात करते हैं TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। आपको पता होगा दोनों भाई बहन साथ साथ में चलते हैं। अगर प्रीवियस ईयर के अंदर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा थी दोस्तों, पिछले साल आपकी जो सेल थी 90 लाख रुपए, लेकिन आपने ऑडिट करवाई थी, तो इस साल आपको TDS नहीं काटना है। अदरवाइज पिछले साल 1 करोड़ से ज़्यादा सेल है या सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है प्रीवियस ईयर में, तो करंट ईयर में आपको TDS काटना है, सारी की सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, TDS जमा करवाना है, और उसके साथ में TDS की जो रिटर्न्स होती हैं वो भी आपको फाइल करनी है, ताकि सामने वाले व्यक्ति को उस TDS का इनपुट मिल जाए। समझ गए दोस्तों, पिछले साल की बात कर रहा है। अगर आप 22-23 की ऑडिट करवा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर की, तो 21-22 के अंदर अगर आपकी 1 करोड़ से ज़्यादा की सेल है, तब आपको ये TDS की कंप्लाइंस करने हैं, अदरवाइज TDS की कंप्लाइंस नहीं करने हैं। इंडिविजुअल के बारे में ये मैंने बात बताई है। क्लोजिंग बैलेंस दोस्तों, हम बहुत सारे पार्टियों से ट्रांजैक्शन करते हैं, माल खरीदते हैं, बेचते हैं। जिनको हमने माल बेचा है वो डेटर्स हैं, जिनसे हमने ख़रीदा है वो क्रेडिटर्स हैं। तो हमने तो किसी व्यक्ति से, मिस्टर ए से दोस्तों हमने 5 लाख रुपए मांगने हैं, उसको हमने उधार माल बेचा था, तो क्या मिस्टर ए भी हमारे से 5 लाख रुपए का देनदारी दिखा रहा है, इतने रुपए उसने देने हैं? तो ये बैलेंस कन्फर्मेशन है, ये आपको जरूर कर लेना है दोस्तों। जितनी भी पार्टी हैं उन सभी से क्या करेंगे, आप अपना स्टेटमेंट मंगवा लेंगे पूरे साल का, तो उसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस जो भी आएगा वही आपके अकाउंट में आना चाहिए। उसका डेबिट होगा तो आपका क्रेडिट होगा, उसका क्रेडिट होगा तो आपका डेबिट होगा। तो इस तरह से दोस्तों आपको क्लोजिंग बैलेंस जरूर कन्फर्म कर लेने हैं। अब बात करते हैं हम जो भयंकर जो अपडेट आए थे इनकम टैक्स के अंदर, AIS, TIS और फॉर्म 26AS। 26AS का नाम दोस्तों अब चेंज हो चुका है, एनुअल टैक्स स्टेटमेंट करके हो गया है, लेकिन फिर भी आपको पता होगा AIS TS के अंदर GST का टर्नओवर भी आ जाता है, GST की परचेज भी आ जाती है। शेयर मार्केट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन किए हैं दोस्तों, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारा कुछ बोल जाता है। कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, कोई भी रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन है दोस्तों, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखी है, 66 ट्रांजैक्शन होती हैं, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को आपको अपनी अकाउंटिंग के अंदर दिखा देना है, ताकि इन फ्यूचर के अंदर जब आप ITR भरें तो क्रॉस वेरिफिकेशन में किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिडक्शन एंड एग्जम्पशंस की। एग्जम्पशंस तो बहुत कम होती है, एग्जम्प्ट इनकम वगैरह। डिडक्शन आपको पता होगा ATC, ATD, ATU तक, जैसे इसके अंदर ATE, बहुत सारी डिडक्शंस होती है दोस्तों। ये नॉर्मल ITR, जब जैसे हम एक सैलरी वाला व्यक्ति ITR भरता है तो वो भी अपनी डिडक्शंस लेता है। ATG के अंदर आप रेंट पेड की ले सकते हैं, जो HRA जिन्हें नहीं मिलता है तो ये भी ले सकते हैं। तो इस केस में क्या करना है, हमें जितनी भी डिडक्शन आप ले रहे हैं दोस्तों वो ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑडिट करवा ली तो आपने कोई भी छूट ली आपको मिल जाएगी। अगर आपके पास उसके प्रॉपर प्रूफ्स हैं, आपने PPF के अंदर 1.5 लाख रुपए जमा करवाया तो उसका PPF का अकाउंट होना चाहिए, उसके अंदर एग्जम्प्ट इनकम आती है दोस्तों, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो भी आपको दिखानी है। तो इस तरह से सारे क्लेम्स हैं जो आपने लिए हैं उनका प्रूफ रखना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सेल परचेज करते हैं तो सेल किसकी करेंगे दोस्तों, कोई गुड्स होगा, कोई आइटम होगा, कोई स्टॉक होगा, उसी की तो आप वहाँ पे सेल करेंगे, तभी तो आपकी ऑडिट हो रही है। तो बहुत सारे केस में क्या होता है, जैसे आइटम A है आपके पास में, एक मोबाइल है मान लीजिए, आपने 100 पीस मोबाइल मंगवाए और आपने 110 पीस बेच रखे हैं दोस्तों ऑलरेडी उसके, तो माइनस के अंदर 10 उसका जो पीस का स्टॉक आ रहा है। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, हर आइटम का, हर स्टॉक आइटम का आपको क्लोजिंग बैलेंस और रनिंग, जैसे मैंने उसमें बताया था कैश में जैसे हम करते हैं वैसे ही इसका रनिंग बैलेंस आपको चेक करना है कि किसी भी आइटम का हमारे पास नेगेटिव तो नहीं चला गया था, हमने ज़्यादा तो नहीं बेच दी। कैसे हो सकता है दोस्तों, 10 आइटम आपने खरीदे और 12 बेच दिए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जितने आइटम खरीदेंगे उससे कम बेचने हैं या उतने ही बेचने हैं, ताकि क्लोजिंग स्टॉक आपका जो है नेगेटिव के अंदर या रनिंग स्टॉक कभी भी नेगेटिव के अंदर ना आए। अब दोस्तों टैक्स फ्री इनकम होती है, एग्जम्प्टेड इनकम होती है, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था। PPF का इंटरेस्ट है आपका, आपकी एग्रीकल्चर की इनकम है, और भी कोई जो ऐसी इनकम जो टैक्स नहीं लगता है। अब सेविंग का ब्याज दोस्तों बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं इसके अंदर। आपको पता होगा 10,000 रुपये तक तो ATTTA के अंदर एग्जम्प्ट है, लेकिन फिर भी आपको दिखाना तो पड़ेगा। आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आपके बैंक में से ये ट्रांजेक्शन हुए हैं,
तो ऐसी कोई भी इनकम जो एग्जम्प्ट है या टैक्स फ्री है, उनको आप ITR में या अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ज़रूर दिखाएं दोस्तों। अब डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग डेप्रिसिएशन में ही मार खा जाते हैं दोस्तों। बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे आपको 10% की कैटेगरी मिलेगी, 15% की मिलेगी और 40% की मिलेगी। 90% केस में यही होता है दोस्तों। फर्नीचर के मामले में 10 होगा, प्रिंटर जो आपका प्लांट मशीनरी है दोस्तों, उसमें प्रिंटर भी आ जाता है, उसमें 15 होगा, लैपटॉप और कंप्यूटर में 40 होगा। तो कोई भी आपको डाउट होता है तो इनकम टैक्स की साइट पे वहाँ पे डेप्रिसिएशन का चार्ट दिया गया है, उसको आप प्रॉपर रेफ़र कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं इंटेंजिबल एसेट, उन पे 25% है। तो आपको एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन का रेट लेना है दोस्तों, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आपको क्रॉस वेरीफाई जब भी हो तो दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बहुत ही ईजी चीज़ें होती हैं, लेकिन कई बार हम इन्हें गौर नहीं कर पाते हैं, तो इन फ्यूचर में हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इनकम टैक्स की स्क्रूटनी का आपने नाम सुना होगा दोस्तों। बहुत ही खतरनाक वर्ड है ये। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपका सारे के सारे इन्फॉर्मेशन कॉल्स की जाती हैं, मंगाई जाती हैं कि आप अपना डेटा लेकर आइए, हमें एक एक चीज़ चेक करवाइए। हालांकि ये 1%, 2%, 3% मामलों में ही होती है, लेकिन ये कब होती है, सबसे जो मेन आधार होता है स्क्रूटनी आने का, वो GP रेशो, NP रेशो आपका बिगड़ना होता है। अब पिछले साल आपने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ऑडिट करवाई थी, उसके अंदर आपका जो GP रेशियो आ रहा था दोस्तों, वो 10% आ रहा था ओवरऑल मिला करके। अब फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर अगर आपने ITR कराई, इसके अंदर आपका GP रेशियो 8% आ गया है। तो क्या होगा, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा, पिक कर लेगा कि इस व्यक्ति को इतना नुकसान क्यों है। हालांकि अगर आपका जेन्युइन हो रहा है, ये आपने जो बिल्कुल सेल परचेज सही डाली है, फिर भी आपका ये GP रेशियो या NP रेशियो घट रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप इसको प्रॉपर मेंटेन कीजिए। हर बार थोड़ा सा थोड़ा 10 हैं तो अगर आप 10.5, 10.1 भी कर लेते हैं दोस्तों, तो भी सॉफ्टवेयर आपका स्क्रूटनी में उसको नहीं पकड़ेगा। कोशिश कीजिए कि GP रेशियो और NP रेशियो, नेट प्रॉफिट है सेल के मुकाबले, वो भी थोड़ा सा आपका बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो कि आपको ऑडिट में हेल्प करेंगी, आपको CS साहब को या आपके अकाउंटेंट को। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, हमें सब्सक्राइब भी कर लेना है अभी तक नहीं किया है, तो इस वीडियो को शेयर भी करना है जिन्होंने अभी तक ऑडिट नहीं करवाई है। और आपका कोई डाउट है, स्पेशली अगर आप 44 पॉइंट है जो आपके फॉर्म 3CD के, वो डिस्कशन करना चाहते हैं, या दोस्तों कोई और भी डाउट है आपका, ऐसी कोई चीज़ हमसे डिस्कशन करने से रह गई हो, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।